चलो देखो, इसमें एक क्या बोलते इकोनॉमिक्स में चैप्टर जो स्टार्टिंग किए थे उसका नाम क्या था, BOP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन। क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन। ठीक है, उसमें हम लोग BOT के बारे में पढ़ चुके हैं। तो BOP हम क्या बताए थे कि ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है दो देशों के बीच में। उसमें क्या होता है, जो भी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, गुड्स सर्विस का, उसका लेखा जोखा हम लोग क्या करते हैं, खाता में रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, BOP कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ाए थे कॉम्पोनेंट ऑफ BOP। तो क्या करते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ BOP को और एक बार लिखते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। तो उसके आगे पढ़ रहे जहां तक पढ़ाए थे। ठीक है, उसमें था एक टॉपिक पढ़ना है, कॉम्पोनेंट ऑफ BOP, मतलब क्या आ जाएगा कि भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन के तत्व, भुगतान संतुलन के तत्व, या फिर क्या लिखा, मद है, क्या लिखा होता है, मद है। ठीक है, तो भुगतान संतुलन के तत्व हम लिखाए थे, सबसे पहले एगो लिखाए थे विजिबल गुड्स। क्या लिखाए थे, विजिबल गुड्स। ठीक है, उसके बाद क्या लिखाए थे, एगो इनविजिबल गुड्स। क्या लिखाए थे, इनविजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं गुड्स नहीं, विजिबल। क्या लिखते, विजिबल को क्या बोलते हैं, दृश्य। क्या बोलते हैं, दृश्य, दृश्य तत्व। क्या बोलते हैं, दृश्य तत्व। और इनविजिबल को हम लोग क्या बोलते हैं, अदृश्य। क्या बोलते हैं, अदृश्य तत्व। उसके बाद क्या आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्या आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। उसके बाद क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरफा हस्तांतरण। क्या बोलते हैं, एक तरफा हस्तांतरण। ठीक है, एक तरफा हस्तांतरण। उसके बाद हम लोग का क्या आया था, कैपिटल ट्रांसफर। क्या था, कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी हस्तांतरण या फिर पूंजीगत हस्तांतरण, जो बोलना है। ठीक है, पूंजी हस्तांतरण। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ BOP में क्या क्या आता है, तो विजिबल आएगा, इनविजिबल आएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर आएगा, फिर कैपिटल ट्रांसफर आएगा। विजिबल यहाँ पर एक विजिबल आइटम्स लिख देना और यहाँ पर इनविजिबल आइटम्स लिख देना। ठीक है, विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स, अच्छा लगेगा थोड़ा सा देखने में। अब विजिबल आइटम्स में हम बताए थे, यहाँ पर कौन आता है, गुड्स। क्या बताए थे, गुड्स। कौन आता है यहाँ पर, गुड्स। इनविजिबल में कौन आता है, इनविजिबल में बताए थे सर्विस। इनविजिबल में क्या आता है, सर्विस। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर तो हम पहले ही बता चुके हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक तरफा हस्तांतरण। ठीक है, मतलब सिर्फ पैसा जाएगा आएगा नहीं, और अगर सिर्फ पैसा आ रहा है तो यहाँ से कुछ भी जाने वाला है नहीं, मतलब एक तरफा बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये सब के बारे में तो बहुत बार बता चुके हैं। कैपिटल ट्रांसफर बताए थे। कैपिटल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बता दो, जहां पर किसी भी तरह का पूंजी मतलब एसेट्स या फिर लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल ट्रांसफर। जैसे विदेश वाला कोई अगर यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करता है तो अपना कैपिटल बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उस तरह का ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ का शेयर खरीद लिया, वो भी क्या है, कैपिटल ट्रांसफर। तो ये सब पहले बताएं कि कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, आज का जो हम लोग टॉपिक है वो है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। किसको हम लोग कौन कौन सा, यहाँ पर देखो चार गो आइटम है ना, विजिबल आइटम है, इनविजिबल है, यूनिलेटरल ट्रांसफर है, फिर कैपिटल ट्रांसफर है। तो इनमें से कौन कौन सा करंट अकाउंट के अंतर्गत आएगा और कौन कौन सा मतलब कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो सुनो, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता क्या पहले वो समझो। करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो रेवेन्यू नेचर का होता है, जो मतलब चलते रहता है, जो रुकने वाला नहीं है, जो कंटिन्यू बेसिस पर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, जो एक दो बार होता है। ठीक है, मतलब उतना मतलब जिस तरह से, जैसे मान लो कि हम लोग जो है, मान लो कोई अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं। ठीक है, जीवन यापन सामान खरीदते हैं, जैसे हो गया माचिस हो गया, चावल हो गया। ठीक है, अपने जीवन को पार करने के लिए कुछ ना कुछ सामान खरीदते रहते हैं। ठीक है, भोजन से संबंधित जितना भी सामग्री है, तो वो सब देखो खरीदना ही पड़ेगा, हम लोग को बार बार क्या करना पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा अपने जीवन को चलाने के लिए। लेकिन देखो फ्रिज आ गया, मान लो घर में फ्रिज नहीं था, फ्रिज आ गया, तो क्या एक बार फ्रिज खरीदने के बाद बार बार फ्रिज खरीदेंगे क्या, ऐसा नहीं करते हैं। एगो फ्रिज है, एगो टीवी है, क्योंकि हर महीने तो लोग टीवी खरीदने का काम नहीं करते हैं, हर महीना मतलब फ्रिज खरीदने का काम नहीं करते हैं। तो जो काम एक ही बार हो, एक से दो ही बार हो, ठीक है, तो वो सब को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। लेकिन जो मतलब रेगुलर बेसिस पे हो, जो मतलब वो चलते रहेगा, ठीक है, उस तरह वाला जो भी आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
करंट वाला आएगा। उसका देखो समझ में आ गया करंट क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब क्या बोले जो एक ही बार हो, ठीक है, एक से दो बार हो, ठीक, मतलब ये रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा, बार बार करने वाला ये नहीं होगा, लेकिन जो रेवेन्यू नेचर का होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट का, ठीक है। तो यहां पर मेरा करंट अकाउंट में कौन आएगा वो देखो, ठीक है, करंट अकाउंट में कौन कौन आएगा। तो सबसे पहले यहां पर जो तीन गो है, जैसे यहां पर यहां तक, कहां तक, यहां तक, क्या क्या बोले, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्या क्या बोले, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये तीनों जो है विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये तीनों जो आता है इसमें बीओपी में करंट अकाउंट के अंतर्गत रखा गया है। किसमें, किसके अंतर्गत रखा गया है, करंट अकाउंट के अंतर्गत रखा गया है। किसको किसको, विजिबल आइटम को, इनविजिबल को और यूनिलेटरल ट्रांसफर को करंट अकाउंट के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चालू खाता। क्या बोलते हैं, चालू खाता, ठीक है। चालू खाता अगर पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा आइटम्स है जो चालू खाता के अंतर्गत रखा गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर। मतलब इसमें तीन को रखा गया है, बाकी देखो बच गया कैपिटल ट्रांसफर, इसको रखा गया है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा गया है, कैपिटल अकाउंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी खाता। क्या बोलते हैं, पूंजी खाता। यहां तक कोई दिक्कत है तो सबसे पहले बताएं कि करंट अकाउंट के अंतर्गत तीन को आएगा, कौन कौन आएगा, तो विजिबल आइटम आएगा। विजिबल आइटम्स जब भी बोलेंगे तो याद रखना है गुड्स, क्या बोलना है, गुड्स। और इनविजिबल आइटम्स जब भी बोलेंगे याद रखना है सर्विस और यूनिलेटरल ट्रांसफर। और अगर एक क्या हो गया, कैपिटल ट्रांसफर। तो ये तीनों जो है विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये तीनों को किसके अंतर्गत रखेंगे, करंट अकाउंट के अंतर्गत। जबकि लास्ट वाला जो है कैपिटल ट्रांसफर जो है इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि करंट अकाउंट में कौन आएगा और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन आएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी करंट अकाउंट में पढ़ना है और कैपिटल अकाउंट में पढ़ना है इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए कि करंट अकाउंट में कौन कौन सा मद आएगा, मतलब कौन कौन सा आइटम्स आएगा, और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा आइटम आएगा। कैपिटल अकाउंट में ओनली एक ही कैपिटल ट्रांसफर, बाकी तीनों जो बच गया वो सब मेरे किस में आएगा, करंट अकाउंट। अब हम लोग पढ़ेंगे करंट अकाउंट, फिर क्या पढ़ेंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं करंट अकाउंट को। तो करंट अकाउंट को पढ़ते हैं, तो यहां पर क्या लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। मतलब क्या हो गया कि चालू खाता के मदे बोला जाता है, या फिर इसको तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तत्व, ठीक है। चालू खाता के मदे अथवा तत्व, इसमें क्या बोले, तीन चीज आता है। सबसे पहले क्या आएगा बता दो, विजिबल आइटम्स। क्या आएगा, विजिबल आइटम्स। देखो आप पढ़ रहे हैं किसको, करंट को समझ गया ना, अब उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृश्य मदे। क्या बोलेंगे, दृश्य मदे। इसमें कौन आएगा बताओ, गुड्स आएगा। कौन आएगा, गुड्स, वस्तु आएगा, ठीक है। इसमें कौन आएगा, गुड्स आएगा। दूसरा जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनविजिबल। क्या पढ़ेंगे, इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स। इसमें कौन आएगा, अदृश्य। देखो विजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, और इनविजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, जिसको देख सकते हैं जिसको नहीं देख सकते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मेरा बोर्ड दिख रहा है, मेरा मार्कर दिख रहा है, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं दिख रहा, तो वो एक तरह का सर्विस है। क्या है, सर्विस। लेकिन ये जो बोर्ड है, मार्कर है, ये क्या है, दृश्य है, जिसको क्या बोलेंगे, गुड्स। क्या बोलेंगे, गुड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, अदृश्य। क्या आएगा, अदृश्य मदे। क्या आएगा, अदृश्य मदे। अदृश्य मदे में कौन आएगा, सर्विस। कौन आएगा, सर्विस, सेवा। कौन आएगा, सर्विस। सर्विस भी जो है यहाँ पर, सर्विस जो है, सर्विस जो है यहाँ पर, सर्विस देखो किस किस तरह से। देखो ये तो इंटरनेशनल ट्रेड है। अब इंटरनेशनल ट्रेड में किस किस तरह से सर्विस देगा वो देखो। सबसे पहले मान लो हम लोग कोई सामान वगैरह खरीदते हैं, तो सामान वगैरह मान लो कि विदेश से अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम लोग विदेश जाकर तो पैसा पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई ना कोई तो होगा जो पेमेंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो वो कौन है, बैंक। कौन है, बैंक है। कौन है, बैंक। मतलब वहां पर सर्विस देने का काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। क्योंकि मान लो यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर कोई विदेश, यहाँ तो कोई सामान अगर खरीदते हैं हम लोग, मान लो सामान खरीदे तो पैसा का पेमेंट तो करेंगे, तो वो किसके थ्रू मतलब एक्सचेंज होता है, तो वो बैंक के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, बैंक के थ्रू होता है। उसके बाद देखो वहां से अगर सामान मंगाएंगे, तो देखा होगा कि हम लोग फ्लिपकार्ट से, अमेजन से कुछ भी अगर सामान वगैरह खरीदते हैं तो शिपिंग चार्ज काटता है। क्या करता है, शिपिंग चार्ज। तो शिपिंग चार्ज क्या है, हम लोग वो शिपिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, वो जो सामान भेजा
ठीक है। उसके बदले में कुछ सर्विस दिया, उस सर्विस को वो क्या करता है, चार्ज काटता है, उसी को क्या बोलते हैं, शिपिंग चार्ज। उस तरह से यहाँ भी क्या होगा, शिपिंग चार्ज क्या हो जाएगा, शिपिंग चार्ज क्या होगा, शिपिंग चार्ज। ठीक है, मतलब पहुंचाने का जो भाड़ा है, ठीक है, पहुंचाने का सेवा लागत, पहुंचाने का सेवा लागत, ठीक है, ये पहुंचाने का, ठीक है, पहुंचाने का सेवा लागत, ठीक है, शिपिंग चार्ज हो गया। अब बैंक कैसे समझ में आ रहा था, क्योंकि विदेश से अगर कोई सामान वगैरह खरीदेंगे तो विदेश की मुद्रा में ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहां पर हम लोग का माध्यम कौन बढ़ेगा, तो बैंक बनेगा, क्योंकि पेमेंट किस में करेंगे, वो लोग का करेंसी में करेंगे, तो हम लोग जाकर तो करेंगे नहीं, इसीलिए माध्यम कौन बनेगा, बैंक। और चूंकि जहां से सामान खरीदेंगे वो क्या करेगा, अपना शिपिंग चार्ज काटेगा, क्या काटेगा, शिपिंग चार्ज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहुंचाने का सेवा लागत, पहुंचाने का सेवा लागत हो गया। उसके बाद यहाँ पर और भी सारा है, जैसे बैंक हो गया, शिपिंग चार्ज हो गया। उसके बाद एक तरह का एक इंश्योरेंस भी आ जाएगा, कौन आएगा, इंश्योरेंस, जिसको कहते हैं बीमा, क्या आएगा, बीमा, इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, इंश्योरेंस। अब ये क्या काम करता है, जैसे मान लो कि सामान अगर विदेश से ला रहे हैं, ठीक है, तो टूट फूट गया, मतलब या फिर आग लग गया, या फिर कुछ किसी भी तरह से मतलब चोरी वगैरह हो गया, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बिल पर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और वो इंश्योरेंस वाला क्या करता है, एक तरह का भरोसा देता है कि आपका सामान कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ भी अगर होता है तो बदले में आपको क्या करेंगे, सामान देंगे या फिर कुछ ना कुछ भुगतान करेंगे। इस तरह का सेवा को हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा, इंश्योरेंस वगैरह कराता है कि नहीं, वही वाला हो गया कि इंडिविजुअल। देखो बैंक को भी, बैंक को देख नहीं, बैंक जो भी अपना सर्विस देता है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। उसका बीमा जो है, जो भी इंश्योरेंस करवाता है उसको भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, और शिपिंग चार्ज जो है, पहुंचाने का सेवा लागत, इसको भी हम लोग देख नहीं सकते। इसीलिए इनविजिबल आइटम्स में किसको किसको रखा गया है, बैंक को, इंश्योरेंस को, पहुंचाने का सेवा लागत, ठीक है, इन तीनों को रखा गया है, ठीक। ये हो गया इनविजिबल आइटम्स। उसके बाद क्या बताया था, यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कौन आएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये तो बताए ही थे कि विजिबल आइटम्स आएगा, ठीक है, इनविजिबल आइटम्स आएगा, और यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरफा हस्तांतरण। क्या बोला जाता है इसमें, एक तरफा हस्तांतरण। देखो इनविजिबल आइटम्स में अदृश्य मद में कौन कौन आएगा, बैंक आएगा, इंश्योरेंस आएगा, पहुंचाने का सेवा लागत आएगा, क्योंकि यही सबको क्या होता है, सामान को पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है, ये तो सेवा देने का काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होगा, करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन होता है तो वो एक टाइम पीरियड के अंतर्गत होता है, ठीक है। मतलब इसमें करंट अकाउंट में क्या है, करंट अकाउंट में क्या है, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, एक निश्चित क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, मतलब निश्चित समयावधि होता है, निश्चित समयावधि में ही क्या होगा, सारा चीज का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, एक साल का हो, क्योंकि बीओपी क्या बोलते हैं, बीओपी एक अकाउंटिंग ईयर में ही देखा जाता है कि कितना का सामान गया, कितना का आया, उसी के हिसाब से क्या करता है, अपना प्रॉफिट और लॉस या फिर डेफिशिएंसी सरप्लस को निकालता है। तो करंट अकाउंट को निकालने के लिए भी क्या चाहिए, एक निश्चित क्या चाहिए, समयावधि चाहिए। अब देखो यूनिलेटरल ट्रांसफर है ना, यूनिलेटरल ट्रांसफर के बारे में हम 3 चीज पहले भी लिखाए थे, याद करो कि यूनिलेटरल ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे मान लो किसी को गिफ्ट दिए, क्या दे दिए, गिफ्ट, क्या दे दिए, गिफ्ट, ठीक है। अगर किसी को गिफ्ट दिए या फिर डोनेशन दिए, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद किसी तरह का अगर यहाँ से कुछ डोनेशन वगैरह हो गया, उसके बाद मान लो कि यहाँ से कुछ भी अगर कुछ सर्विस दिए, यहाँ से भी फ्री सर्विस, ठीक है, फ्री सर्विस कुछ भी दिए, वो भी किस में आएगा, गिफ्ट। ये क्या आएगा, गिफ्ट। ये क्या है, गिफ्ट। एक तरफा गिफ्ट में क्या होता है, दिया जाता है, उधर से लिया नहीं जाता। डोनेशन, अगर दान दिए, क्या दिए, दान, दान में भी क्या होता है, एक तरफा दिया जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसा सेवा जो बदले में कुछ मांगा ना जाता हो, इस तरह से हम दे दिए सेवा, वो भी किस में, यूनिलेटरल ट्रांसफर में ही जाता है, ठीक है। सर्विस वगैरह जो भी है, ये सब अधिकतर आपदा के समय में इसको देखा जाता है, ठीक है। जब भी किसी तरह का घटना घटित होता है और उसको जरूरत पड़ता है उस देश को, तब इस तरह का हेल्प किया जाता है, ठीक है, एक तरफा हस्तांतरण करके किया जाता है, ठीक। तो क्या बोले कि कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट एक निश्चित समयावधि, मतलब निश्चित समयावधि में ही बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें, फिर क्या है, इसमें तो हो ही गया, ये था कंपोनेंट ऑफ क्या था, करंट अकाउंट। और ये याद रखना, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट जो होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, ये जो है निश्चित समयावधि के लिए होता है। और एक चीज इसमें क्या याद रखना है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। क्या रखना है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, मतलब अल्पकालीन समयावधि के लिए होता है,
अल्पकालीन समय के लिए होता है, अल्पकालीन समयावधि, ठीक है, अल्पकालीन समयावधि के लिए होता है। क्या क्या बोले बताओ तो, इसमें क्या क्या बोले कि पहले कौन कौन आएगा इसके अंतर्गत, तो विजिबल आएगा, इनविजिबल आएगा और यूनिलेटरल ट्रांसफर आएगा। और ये एक निश्चित समयावधि में होता है और इसका जो समय अवधि होता है वो क्या होता है, कम कम समय के लिए होता है, अल्पकालीन समयावधि। ये क्या है, अल्पकालीन समयावधि के लिए ही ये होता है। तो शॉर्ट टर्म, जितना भी शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, शॉर्ट टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन मतलब क्या बोल सकते हैं कि अल्पकालीन लेन देन, क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन, अल्पकालीन लेन देन, अल्पकालीन लेन देन, ठीक है। तो क्या क्या बोले, तो ये निश्चित समयावधि में ही होगा और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा और शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन मतलब अल्पकालीन लेन देन को इसमें शामिल किया जाता है। तीन चीज क्या क्या बोले, टाइम पीरियड होगा, शॉर्ट टर्म पीरियड होगा और शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन मतलब अल्पकालीन लेन देन, अल्पकालीन समयावधि और निश्चित समयावधि में ही मतलब करंट अकाउंट को बनाया जाता है, फिर करंट अकाउंट का जो भी मतलब ट्रांजेक्शन है उसको एंट्री किया जाता है, ठीक है। तो यही था हम लोग का क्या, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। अब कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट में समझ में आ गया होगा क्या क्या आएगा। आप इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप इसी में क्या करते हैं, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट में क्या क्या, गुड्स आएगा, सर्विस आएगा, ये सब आएगा ही आएगा। उसके बाद तो कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ये हो गया। उसको तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये हो गया करंट अकाउंट का। देख लो क्या क्या बोले, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर। विजिबल इनविजिबल आइटम्स में तीन तरह का है, बैंक है, बीमा है, शिपिंग चार्ज है। और यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या है, गिफ्ट है, डोनेशन और सर्विस है, ठीक है। और टाइम पीरियड में क्या क्या बोले, टाइम पीरियड क्या बोले कि कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट में इसका जो विशेषता है, टाइम पीरियड इसका निश्चित समयावधि होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है और इसमें अल्पकालीन लेन देन को शामिल किया जाता है। बस इतना याद रखना है कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट हो गया ना। उसके बाद देखो इसमें भी क्या होता है ना, इसमें भी क्या होता है कि जितना पैसा आता है करंट अकाउंट के अंतर्गत और जितना जाता है उसको भी दिखाए, मतलब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इसमें दिखाया जाता है। किसको दिखाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिखाएंगे तो किसका दिखाएंगे, इसका विजिबल आइटम्स का, इनविजिबल का और यूनिलेटरल ट्रांसफर का। समझ में आ रहा है, यही सब हम लोग क्या करेंगे करंट अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। हो गया ये सब। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, और ये इफेक्ट किसको करता है, तो गुड्स को, सर्विस को और यूनिलेटरल ट्रांसफर को इफेक्ट करता है कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सीखेंगे कि करंट अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, उसके बाद क्या बोलते हैं कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट को अब देखते हैं। तो देखो क्या बोले, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता, पूंजी खाता के मध्य, पूंजी खाता के मध्य या फिर तत्व, ठीक है। इसमें देखो कौन कौन आएगा, पूंजी खाता के मध्य अथवा तत्व। देखो इसमें कौन कौन आएगा, इसमें एक ही चीज बताएं कि कैपिटल ट्रांसफर। क्या बताएं, कैपिटल ट्रांसफर। अब कैपिटल ट्रांसफर के बारे में हम बताए थे कि यहाँ पर कैपिटल ट्रांसफर में क्या क्या था बताओ तो। सबसे पहले हम बताए थे एसेट्स, कौन आएगा, एसेट्स आएगा। और किसी भी तरह का अगर लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है, किसी भी तरह के एसेट्स या किसी भी तरह का लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है तो वो किस में आता है, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में। एसेट में कौन क्या क्या आएगा, एसेट्स उनकी संपत्ति, क्या आएगा, संपत्ति। और संपत्ति में भी क्या क्या आएगा वो देखो, मतलब यहाँ पर आ जाएगा सेल ऑफ एसेट्स, कौन आएगा, सेल ऑफ
एसेट्स मतलब हो गया, सेल ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति का बेचना। उसके बाद क्या आएगा, परचेज ऑफ एसेट्स, क्या आएगा, परचेज ऑफ एसेट्स। अब परचेज ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति का खरीदना, संपत्ति का बेचना या फिर संपत्ति का खरीदना। जैसे मान लो कि जमीन बेचा, ठीक है, क्या करते हैं, जमीन बेचा या फिर घर बेचा, ठीक है, ये सब किस में आएगा, एसेट्स में। किस में आएगा, और इसको उल्टा कर लो, क्या कर देंगे, जमीन खरीदा, क्या हो जाएगा, जमीन खरीदा या फिर घर खरीदा, ठीक है, ये सब किस में आएगा बताओ तो, एसेट्स में, ठीक है। इस तरह का जब भी ट्रांसफर होगा, मतलब जमीन का बेचना, घर का बेचना, जमीन का खरीदना, घर का खरीदना, ये सब किस में आता है, संपत्ति में आता है, ठीक है। और लायबिलिटी में क्या आएगा बताओ तो, लायबिलिटी में क्या आएगा, बोरोइंग, क्या आ जाएगा, बोरोइंग, कौन आएगा, बोरोइंग। बोरोइंग मतलब क्या बताए थे, ऋण मतलब लोन, बोरोइंग का मतलब क्या बताए थे, ऋण या फिर लोन, ठीक है। अब बोरोइंग में भी दो तरह का, ठीक है, एक होता है लोन गिवन, अगर एक है तो लोन टेकन मतलब ऋण देना, हम लोग दूसरा देश को ऋण दिए, ये भी किस में आएगा, इसी में आएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, लोन लेना मतलब ऋण लेना, ठीक है। अगर ऋण लेंगे तो एक तरह का लायबिलिटी आएगा, ठीक है, और लोन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का एसेट्स आएगा। तो ये भी है लायबिलिटी में, देखो ये सब क्या है, तो देखो ये जो है, ये लायबिलिटी ऐसे ही लिखे हैं, ठीक है। इसमें कौन आता है, बोरोइंग, कौन आता है, बोरोइंग, ठीक है। तो ध्यान देना, क्योंकि किसी को अगर लोन दे रहे हैं ना, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी नहीं बनता है, ठीक है। किसी को अगर लोन दें तो लायबिलिटी नहीं बनता, क्या बनता है, एसेट्स। और एसेट्स का बनना भी क्या बताएं, वो कैपिटल ट्रांसफर में ही आता है। लेकिन किसी से अगर लोन ले रहे हैं, किसी दूसरा देश से जब भी हम लोग लोन लेंगे तो ये मेरा क्या बनता है, लायबिलिटी, क्या बनता है, लायबिलिटी। अभी हम क्या बताएं, एसेट्स और लायबिलिटी का क्रिएट होना, एसेट्स और लायबिलिटी का क्रिएट होना है, क्या कहलाता है, कैपिटल ट्रांसफर। यहाँ पर देखो याद रखना है, किसी को अगर लोन दे रहे हैं तो मेरा क्या बनता है, एसेट्स, क्या बनता है, एसेट्स, ठीक है। और किसी देश से अगर लोन ले रहे तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी, मतलब ये बन जाएगा दायित्व, क्या बन जाएगा, दायित्व। और ये मेरा क्या बन जाएगा, संपत्ति, ठीक है। ये संपत्ति बनेगा, वो क्या बनेगा, दायित्व, ठीक है। लेकिन कैपिटल ट्रांसफर में दो ही चीज क्रिएट होता है, एसेट्स और दूसरा क्या है, लायबिलिटी। समझ में आ गया। उसके बाद इसमें कभी कभी क्या होता है, और एक चीज याद रखना, कैपिटल ट्रांसफर क्या क्या बोले, सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, बोरोइंग आएगा, ठीक है, मतलब लोन देना, लोन लेना, ये सब आ गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रांजेक्शन देखा जाता है ना, मतलब कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन देखा जाता है, इसमें जो ट्रांजेक्शन मतलब क्या बोल सकते हैं, लेन देन, क्या बोलेंगे, लेन देन। दो तरह का होता है, कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है प्राइवेट ट्रांजेक्शन, एक क्या होता है, प्राइवेट ट्रांजेक्शन, एक होता है प्राइवेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसको और एक को क्या बोलते हैं, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। एक हो गया प्राइवेट ट्रांजेक्शन, एक क्या हो गया, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। देखो प्राइवेट ट्रांजेक्शन मतलब क्या हो गया, कोई अगर यहां पर देखो, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या हो गया, अगर कुछ भी लेन देन सरकार करता है, ठीक है। अगर कुछ भी लेन देन, गुड्स का लेन देन या फिर कैपिटल का लेन देन कौन करता है, सरकार। अगर सरकार करता है उसको क्या बोलेंगे, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या हो गया, कार्यालय लेन देन, ठीक, क्या बोलेंगे, कार्यालय लेन देन, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन देखो दो तरह का है, प्राइवेट ट्रांजेक्शन और ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। किसके अंतर्गत, कैपिटल ट्रांसफर के अंतर्गत। कैपिटल ट्रांसफर के अंतर्गत ट्रांजैक्शन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, एक क्या होता है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ऑफिशियल ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो लेन देन सरकार करता है, जो लेन देन सरकार करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। तो ऐसा लेन देन जो सरकार के माध्यम से हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन ऐसा लेन देन जो सरकार के माध्यम से नहीं होता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से होता है, किसी कोई भी व्यक्ति द्वारा, जैसे हम कर दें या फिर कोई अदर इंसान खरीदा, उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा होता है, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर होगा, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसके द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा अगर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर वही लेन देन अगर सरकार करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन कैपिटल ट्रांसफर के अंतर्गत दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है, एक क्या बोले प्राइवेट ट्रांजैक्शन, एक क्या बोले ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रांजैक्शन जो सरकार करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। और ऐसा ट्रांजैक्शन जो सरकार नहीं करके कोई व्यक्तिगत रूप करता, कोई व्यक्ति रूप करता है, जैसे हम लोग कोई इंडिविजुअल करता है, उस तरह का ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट
ट्रांजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति ट्रांजेक्शन करेगा, यहाँ पर सरकार ट्रांजेक्शन करेगा, ये प्राइवेट, ये ऑफिशियल ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो एसेट्स लायबिलिटी तो हो ही गया। अब यहाँ पर और एक चीज जोड़ देना, तो यहाँ पर कौन करेगा, सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, बोरोइंग, बोरोइंग में क्या है, लोन देना, लोन लेना। इस देखो बोरोइंग वर्ड का एक्चुअली जो मीनिंग होता है ना, बोरोइंग का मतलब होता है लोन का लेना, मतलब ये इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है क्या होता है, लोन लेना होता है बोरोइंग का, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, लैंडिंग, क्या बोलते हैं, लैंडिंग बोला जाता है, ठीक है, मतलब लोन देना को एक्चुअल मीनिंग ऐसे बोला जाता है, क्योंकि हम लोग अकाउंट तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स है, इस तरह समझेंगे। उसके बाद इसमें क्या आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एसेट्स आ गया, लायबिलिटी आ गया। अब इसमें क्या आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब कैपिटल ट्रांसफर में और एक चीज क्या आ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक। एक्चुअली से पढ़ना क्या क्या है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या पढ़ना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाद वही हो गया, बोरोइंग बोल देना इसको, क्या बोल देना, बोरोइंग, ठीक है, मतलब लोन के बारे में ये वाला हो गया। उसके बाद ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ये तीन चीज, ठीक है। क्या बोले इसमें क्या क्या पढ़ना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा बोरोइंग, तीसरा क्या बोले, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, मतलब हो गया संपत्ति का हस्तांतरण, क्या हो जाएगा, संपत्ति का हस्तांतरण, संपत्ति का हस्तांतरण। इसमें लिख देगा ऋण, क्या लिख देगा, ऋण, लोन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या लिख देगा, विदेश निवेश, क्या लिखना है, विदेश निवेश, विदेश निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश का फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, विदेशी लोग, जितना भी विदेशी लोग है वो लोग अगर भारत पर आकर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, वो लोग भारत में अगर कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो कि ये मेरा, ये जो है ये भारत है और ये कोई अदर कंट्री है, यहाँ से कोई कंट्री उठ के यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह बोल रहा है, हम अपना संपत्ति लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अर्निंग करेंगे भारत पर, तो अपना एसेट्स कहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, मतलब एसेट्स लगाने का मतलब ये क्या कि वो कुछ इन्वेस्ट किया, यहाँ से कुछ अर्निंग करेगा। तो विदेश वाला जब यहाँ पर कुछ भी अगर लगाता है तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ वाला अगर यहाँ पर लगाया उसको भी क्या बोलते हैं, भारत वाला भी अगर कहीं दूसरा जगह पर इंडस्ट्री वगैरह लगाता है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हम लोग को दो चीज पढ़ना है, किताब में भी है, एक है एफडीआई, एक होता है एफआईआई। एक है क्या है, एफडीआई, एक है एफआईआई। एफडीआई का मतलब क्या होता है, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्या होता है, इन्वेस्टर, ठीक है। एफआईआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और एफडीआई का क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो एफडीआई और एफआईआई का मतलब क्या है, ठीक है। अगर सीधा सीधी अगर बोलेंगे कि अगर भारत वाला कहीं, सॉरी भारत वाला बोल रहे हैं, अगर कोई विदेश वाला भारत पे आकर कुछ भी अगर फैक्ट्री वगैरह खोलता है, क्या बोल रहे हैं, विदेश वाला अगर भारत में अगर कुछ भी अगर बिजनेस करता है, अपना संपत्ति इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफडीआई, क्या बोलेंगे, एफडीआई। लेकिन भारत वाला कहीं विदेश में, जाके अगर अपना कुछ भी अगर इंडस्ट्री वगैरह लगाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफआईआई। पहला तो ये हो गया, क्या समझ में आ गया। तो विदेश वाला जब भारत में आकर कुछ भी अगर इन्वेस्ट करता है, कुछ भी अगर फैक्ट्री वगैरह खोलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एफडीआई, क्या बोलेंगे, एफडीआई। और अगर भारत वाला ही अगर दूसरा जगह पर अगर कुछ फैक्ट्री वगैरह लगा रहा है, विदेश में अगर बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, अपना दूसरा देश में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफआईआई। हो गया पहला। दूसरा, एफआईआई को ऐसा भी बोला जाता है कि जब विदेश वाला भारत में आके यहाँ का कुछ शेयर खरीदता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एफआईआई। समझ में आया, एफआईआई का मतलब क्या होता है, एफआईआई का मतलब क्या होता है, जब भारत वाला विदेश में जाके कुछ भी अगर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री वगैरह, बैंक वगैरह कुछ भी खोलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफआईआई। पहला हो गया। दूसरा क्या बोले, विदेश वाला जब भारत का कुछ शेयर वगैरह खरीदता है, कुछ अंश खरीदता है, अंश को शेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर। कंपनी में शेयर डिबेंचर से मतलब विक्रय किया जाता है, वो अगर खरीदता है, मतलब यहाँ का
थोड़ा सा मालिक बनना चाहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, FII के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो चीज पढ़ना है, FDI और FII। FDI का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FII का मतलब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, बोरोइंग तो बता ही दिए। और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है, सेल ऑफ एसेट्स। क्या होता है, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। और क्या होता है, परचेज ऑफ एसेट्स। अभी तुरंत बताएं, परचेज ऑफ एसेट्स। इसमें ये बस इतने चीज आता है। कौन कौन आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, बोरोइंग आएगा और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद याद रखना, जिस तरह से क्या बताएं कि करंट अकाउंट जो होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, मतलब काम के लिए होता है। ये याद रखना, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म, मतलब समझ में आ गया ना। कैपिटल ट्रांसफर में यही सब आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, बोरोइंग आएगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आएगा। ये कंपोनेंट हो गया। अब थोड़ा सा इसका विशेषता देखो, इसमें ये क्या बोले, ये लॉन्ग टर्म, इसमें लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन आता है। क्या बोले, लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, मतलब दीर्घकालीन, इसमें क्या आएगा, दीर्घकालीन लेन देन आएगा। करंट अकाउंट क्या था, अल्पकालीन था, ये दीर्घकालीन है। दूसरा याद रखना है, ये लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड मतलब क्या आ गया, दीर्घकालीन समयावधि, दीर्घकालीन समयावधि। ठीक है, दीर्घकालीन समयावधि के लॉन्ग टर्म पीरियड मतलब दीर्घकालीन समयावधि के लिए ये है कौन, कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बताया, ये लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन के लिए है। ठीक, और समझ में आएगा आपको इसमें क्या क्या आएगा इसमें। और इसमें क्या पता है, ट्रांजेक्शन दो तरह का होता है, प्राइवेट ट्रांजेक्शन, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। ये इसी का पार्ट है, कैपिटल ट्रांसफर का ही पार्ट है। तो सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफर में कौन कौन आता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग और ट्रांसफर ऑफ एसेट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कौन कौन आएगा, FDI और FII। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स में कौन आएगा, सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स मतलब हो गया संपत्ति का बेचना, संपत्ति का बेचना, संपत्ति का खरीदना, संपत्ति का बेचना, संपत्ति का खरीदना। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन दो तरह का होता है, प्राइवेट ट्रांजेक्शन, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन, ये कैपिटल ट्रांसफर का जो ट्रांजेक्शन होता है वो दो तरह का होता है, प्राइवेट ट्रांजेक्शन, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रांजेक्शन जो सरकार करे उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन। और ऐसा ट्रांजेक्शन जो कोई आम जनता करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। यही था। और क्या होता है कि ये कैपिटल अकाउंट जो होता है ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बनाया जाता है, मतलब दीर्घकालीन अवधि के लिए बनाया जाता है। और ये लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, दीर्घकालीन लेन देन को इसमें शामिल किया जाता है। यही था कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये तो था मेरा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या क्या था, समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक क्या बोलते हैं कि ये एक स्टेटमेंट होता है। क्या बोलते हैं, एक अकाउंटिंग BOP जो होता है, BOP क्या होता है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता था। अकाउंटिंग स्टेटमेंट होगा तो उसमें कुछ न कुछ क्या होगा, एक फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट पर सब चीज को उतारा जाता है। जितना भी ट्रांजेक्शन होता है ना, उस सारा ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीका से मतलब उतारा जाता है। ठीक है, किसको कहां पर रखना है, नहीं रखना है, उसके बारे में क्या करेंगे वही बता रहे हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट हो गया, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट हो गया। और करंट अकाउंट में कौन कौन आएगा, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन आएगा, ये आ गया। अब कौन कौन सा खाता और किस तरह से खाता बनेगा वो आप बताएंगे। ठीक है, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या होता है, खाता को बनाया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है, जबकि कैपिटल अकाउंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, आप बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, BOP अकाउंट बनाएंगे। BOP अकाउंट, ये तुम लोग सीखे कि ये है क्या। ठीक है, अब BOP अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, बनाते हैं कि BOP अकाउंट किस तरह से बनता है। तो ये सब कुछ है कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का, इसको पढ़ना भी है। तो देखो ये जो बनेगा ये इंग्लिश में ही बनता है। सबसे पहला किस में बनेगा, इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पहले इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या होगा, इधर लिखेंगे क्रेडिट, क्या लिखेंगे, क्रेडिट। इधर क्या लिखेंगे, क्रेडिट। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, डेबिट। इधर लिखेंगे क्रेडिट, इधर क्या लिखेंगे, डेबिट। ठीक है, इधर क्रेडिट, इधर क्या करेंगे, डेबिट। ठीक, और यहां पर कुछ लिखते हैं अमाउंट, यहां पर क्या लिखा जाता है, अमाउंट। क्रेडिट यहां पर क्या लिखेंगे, अमाउंट। डेबिट यहां पर क्या लिखेंगे, अमाउंट। ये अमाउंट है, इसको अच्छा से लिख देते हैं। ठीक, देखो कैसे बनाएंगे, इसको बनाया जाता है कुछ इस तरीका से। इधर हो गया क्रेडिट, क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अमाउंट, फिर क्या लिखेंगे, डेबिट, फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट।
क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट। अब देखो क्रेडिट में किसको लिखना है, याद करो सबसे पहला क्लास जब बताए थे बीओपी का, उसमें बताए थे क्रेडिट का मतलब होता है किसी भी तरह से पैसा का आना, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या बताए थे, किसी भी तरह से पैसा का आना, चाहे वो फॉरेन करेंसी के रूप में हो चाहे डोमेस्टिक करेंसी के रूप में हो, मतलब पैसा अगर आ रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखो। और क्रेडिट को बोलते हैं प्लस, डेबिट को बोलते हैं माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इधर इनफ्लो, क्या लिखेंगे, इनफ्लो, देखो इंग्लिश में बनाना, ठीक है। इनफ्लो ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, इनफ्लो ऑफ कैश, क्या करेंगे, इनफ्लो ऑफ क्या करेंगे, कैश, क्या करेंगे, इनफ्लो ऑफ कैश। समझ में आ रहा है, तो कैश लिख दिए हैं। अब कैश किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। इनफ्लो ऑफ कैश लिखे हैं और इधर हो जाएगा आउटफ्लो, क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब इनफ्लो, जैसे जैसे पैसा आएगा, जैसे जैसे पैसा आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और आउटफ्लो ऑफ कैश जैसे जैसे पैसा जाएगा उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। पैसा का जाना, पैसा अगर जा रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, पैसा अगर आ रहा है किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और इस तरह से अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। ये मेरा क्या बीओपी अकाउंट है, क्या है, बीओपी अकाउंट है, ठीक है। इसी तरह दिखाना है इनफ्लो ऑफ कैश, अगर पैसा आ रहा है इधर इनफ्लो मतलब क्या, पैसा का आना, और आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब क्या, पैसा का जाना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हो गया, अब इनफ्लो आउटफ्लो ये हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, ये करंट अकाउंट, क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट, क्योंकि तीन तरह का खाता देखे ना हम लोग, करंट अकाउंट, बीओपी समझ में आ गया। अब क्या बने, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में भी इसी तरह से लिखेंगे, सेम टू सेम बनाएंगे करंट अकाउंट भी, ठीक है। यहां पर लिखना क्या, पार्टिकुलर्स, क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर्स लिखेंगे यहां पर, और यहां क्या लिखेंगे, अमाउंट, क्या लिखेंगे, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, फिर यहां पर क्या लिखेंगे, अमाउंट, ठीक है। मतलब करंट अकाउंट मतलब करंट अकाउंट में तीन चीज बताए थे, और इधर हमेशा क्या आएगा, इनफ्लो, क्या आएगा, इनफ्लो, जैसे जैसे पैसा आएगा, पैसा आएगा वो इधर लिखाएगा, चाहे वो डोमेस्टिक करेंसी के रूप में हो चाहे वो मेरा मतलब फॉरेनर करेंसी के रूप में हो, पैसा आएगा इधर लिखना है, ठीक है। और आउटफ्लो मतलब क्या बताया, पैसा जाएगा तो उधर लिखना है, ठीक। तो पैसा कैसे आएगा, तो एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर सामान को भेजेंगे तो भी क्या आएगा, पैसा आएगा। फिर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इससे भी क्या होगा, पैसा आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इससे भी क्या होगा, पैसा आएगा, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इससे भी क्या होगा, पैसा आएगा। और अगर यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर अगर क्या करेंगे, रिसीव्ड, क्या करेंगे, रिसीव्ड, अगर यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर सामान क्या करेंगे, भेजेंगे तो पैसा आएगा, अगर अपना सर्विस विदेश में देंगे तो भी पैसा आएगा। और क्या हो गया, यूनिलैटरल, कोई अगर विदेश वाला अगर भारत में आकर कुछ पैसा भेज देता है, मतलब विदेश वाला भारत में अगर कुछ पैसा भेज देता है तो क्या आएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर में ही यहीं पर आएगा। और को बोल सकते हैं, हो गया यहाँ तक। उसके बाद अदर ट्रांसफर रिसीव्ड, अगर और भी कुछ अगर बच गया है जो इसके अंदर आता होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। देखो करंट अकाउंट में यही एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलैटरल ट्रांसफर, रिसीव्ड, अदर ट्रांसफर, ये इसमें आएगा। और इधर क्या क्या आएगा, देखो एक्सपोर्ट को उल्टा कर दो, इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर सामान मंगाएंगे तो पैसा जाएगा। फिर क्या आएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस अगर बाहर से मंगाएंगे तो फिर पैसा जाएगा। फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड, इस पर क्या करें, यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या करें, पेड, मतलब हम ही लोग यहाँ से कुछ भेजेंगे तो मेरा क्या आएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर, टी ऑब्लिक ट्रांसफर, टी ऑब्लिक ट्रांसफर पेड, तभी क्या होगा, पैसा जाएगा। अब कुछ ऐसा छोटा मोटा चीज अगर यहाँ से अगर भेजते हैं, ठीक है, अदर क्या हो जाएगा, अदर ट्रांसफर पेड, अदर ट्रांसफर पेड, वो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। ये हम लोग का क्या था, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलैटरल ट्रांसफर, अदर ट्रांसफर रिसीव्ड, ठीक है। और उधर क्या होगा, पैसा जाने वाला कौन आएगा, देखो इधर क्या होता है, क्रेडिट, इधर क्या होता है, क्रेडिट, इधर क्या होता है, डेबिट, क्योंकि इधर जितना भी लिखे हैं सब में पैसा जाएगा, इधर जितना भी लिखे हैं सब में पैसा क्या होगा, आएगा। ये था हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये था करंट अकाउंट। और हम लोग का क्या बनाना है, ये तो हो गया करंट अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे,
कैपिटल अकाउंट, क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट भी देख लो, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, खाली कैपिटल अकाउंट का जितना भी मान है वो सब आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी लिखते हैं पार्टिकुलर्स, क्या लिखते हैं? पार्टिकुलर्स। यहां पर क्या लिखाएगा? अमाउंट, क्या लिखाएगा? अमाउंट। फिर यहां पर क्या लिखाएगा? पार्टिकुलर्स। फिर यहां पर क्या लिखाएगा? अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। कोई दिक्कत है यहाँ पर? और इसमें हम क्या क्या बताए थे कि जितना प्रकार से पैसा आएगा इधर और पैसा जाएगा इधर। देखो तीन को चीज बना रहे हैं, ठीक है। पहले बनाए बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, फिर करंट अकाउंट, फिर क्या बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। यही तीन को बारे में सीखे ना, उसी में कहा कैसे बिठाएंगे वही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा सेल ऑफ एसेट्स। अगर कोई संपत्ति को बेचते हैं तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अगर संपत्ति को बेचेंगे तो पैसा आएगा, इधर लिखेंगे, ठीक है। लोन टेकन, ठीक है। अगर लोन लेंगे तो भी क्या आएगा? इधर आएगा। लोन अगर लेंगे तो भी क्या होगा? पैसा इधर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? और इधर क्या आएगा? परचेज, क्या आएगा? परचेज ऑफ एसेट्स। अगर कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो पैसा क्या होगा? जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे? लोन गिवन, अगर क्या करेंगे? लोन देंगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा। यहाँ पर देखो क्या क्या समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? तो तीन को अकाउंट बनाए, बताओ तो क्या क्या बताएं? तीन को अकाउंट क्या क्या बनाए? एक को क्या बनाए? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, एक को करंट अकाउंट, एक को क्या बनाए? कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या बने? जितना प्रकार से कैश आएगा क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जितना प्रकार से कैश जाएगा डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इसमें दो का खाता बनता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन कौन आएगा? क्रेडिट साइड में जितना ऐसा पैसा आने वाला सब इधर जाएगा और पैसा जाने वाला इधर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट है, इधर भी डेबिट, पैसा आने वाला इधर और जाने वाला उधर। ये समझ में आ गया ना? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीओपी, ठीक है। टाइप्स ऑफ बीओपी, बीओपी कितना तरह का होता है? टाइप्स ऑफ बीओपी, कि बीओपी जो है कितना तरह का होता है? याद करो कि हम बताए थे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बताए थे बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कितना तरह का होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम बताए थे तीन तरह का होता है। एक होता है सरप्लस, एक क्या बताए थे? एक होता है हम लोग का सरप्लस होता है, ठीक है। एक तो हो गया सरप्लस, एक डेफिशिएंसी, एक बताए थे बैलेंस। तीन चीज बताए थे ना, सरप्लस, डेफिशिएंसी और बैलेंस। सरप्लस में क्या बताए थे? बता दो, सरप्लस में क्या बताए थे? सरप्लस में क्या? सरप्लस में बताए थे कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा। अगर एक्सपोर्ट क्या होगा? ज्यादा, और इंपोर्ट जो है वो कम होगा, तो क्या बताए थे? सरप्लस होगा, ठीक है। इंक भर रहे थे, ठीक है। तो चलो अब क्या पढ़ना है यहां से? टाइप्स ऑफ बीओपी, मतलब बीओपी के प्रकार, बीओपी के प्रकार, ठीक है। अब बीओपी देखो तीन प्रकार का होता है। बीओपी कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। बीओपी जो है वो तीन तरह का होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस बीओपी, सरप्लस बीओपी मतलब क्या बोलते हैं? अधिलाभ, अधिलाभ, अधिलाभ बीओपी, अधिलाभ भुगतान संतुलन, अधिलाभ भुगतान संतुलन। एक है डेफिशिएंसी, क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी बीओपी। डेफिशिएंसी बीओपी का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है? कमी भुगतान संतुलन, कमी भुगतान संतुलन, कमी भुगतान संतुलन, ये वाला कमी है, ठीक है। कमी भुगतान संतुलन। और तीसरा को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस बीओपी, बैलेंस बीओपी मतलब हो गया, एक क्या बोले? सरप्लस बीओपी, एक और डेफिशिएंसी बीओपी, तीसरा क्या है? बैलेंस बीओपी मतलब क्या हो गया? ये संतुलन भुगतान संतुलन, मतलब यही है संतुलन की अवस्था, ठीक है। अब देखो सरप्लस बीओपी क्या होता है? देखो सरप्लस बीओपी मतलब क्या होता है? जब एक्सपोर्ट जो है, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, जब एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होगा इंपोर्ट से, तो उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस बीओपी, मतलब लाभ की स्थिति में। मतलब एक्सपोर्ट मतलब देखो, एक्सपोर्ट किधर देखो ना, क्रेडिट। जब हम लोग का क्रेडिट जो है, जब हम लोग का क्रेडिट जो है ज्यादा होगा किससे? डेबिट से। मतलब क्रेडिट का जितना भी अमाउंट है, ये जो क्रेडिट वाला, ये जो क्रेडिट वाला अमाउंट, जब क्रेडिट वाला अमाउंट डेबिट से ज्यादा होगा, जब क्रेडिट वाला अमाउंट डेबिट से ज्यादा होगा, तब क्या बोलेंगे? सरप्लस की अवस्था में है, ठीक है। अब डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? देखो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग का इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट क्या है? कम है। मतलब हम लोग का जो डेबिट है,
वो क्या हो गया, क्रेडिट से कम है। ठीक है, सामान ज्यादा मंगाए हैं, ज्यादा मतलब भेजे कम है। ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब जितना हम लोग का डेबिट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट के बराबर। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलन की अवस्था। तो टाइप्स ऑफ बीओपी समझ में आ गया, 3 तरह का होता है। अधिलाभ बीओपी मतलब सरप्लस बीओपी, डेफिशिएंसी और बैलेंस बीओपी। सरप्लस हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम लोग का एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा सामान भेजेंगे और विदेशी मुद्रा मतलब विदेशी मुद्रा ज्यादा कमाएंगे और हम लोग का घरेलू मुद्रा कम जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस बीओपी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर लेंगे और एक्सपोर्ट कम होगा, हम लोग हानि का स्थिति, ये क्या हानि का स्थिति है, लाभ का स्थिति, ये संतुलन का स्थिति, ना ही हानि ना ही लाभ। संतुलन की अवस्था में ही क्या होता है, ना ही हानि होती है ना ही क्या होती है, लाभ होती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको देखो यहाँ पर समझते हैं, हम सिर्फ करंट अकाउंट का ही बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल अकाउंट का भी निकाला जाता है। जैसे मान लो ये मेरा डेबिट साइड, ये मेरा क्या है, डेबिट, ये मेरा कौन सा साइड, डेबिट साइड। मान लो कि डेबिट साइड का जोड़ है वो है 10,000, कितना आ गया, 10,000। ठीक है, और क्रेडिट साइड का जोड़ आ गया कितना, 15,000। क्रेडिट साइड का जोड़ कितना है, 15,000। डेबिट साइड का जोड़ कितना है, 10,000। अब बताओ डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, 15,000 है 10,000 है, 15,000 10,000, ये क्या हो गया, क्रेडिट, ये क्या हो गया, डेबिट। ज्यादा कौन है, क्रेडिट। क्रेडिट अगर ज्यादा होगा तो लोग लाभ का स्थिति में, किसका स्थिति में है, लाभ का। लाभ कितना हुआ, 5,000। क्या कितना हो गया लाभ, 5,000। कोई दिक्कत है, इसी को क्या बोलते हैं, सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस, क्योंकि हम लोग का क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है। डी आर डॉट डेबिट, सी आर डॉट क्रेडिट, क्योंकि हम लोग का ये ज्यादा है ये कम, इसलिए हम लोग लाभ का स्थिति में है, बोल सकते हैं हम लोग का सरप्लस हुआ है कितना, 5,000 रुपया। लेकिन इसका अगर उल्टा हो जाए, इधर हो जाए 12,000, ठीक है, इधर हो जाए 8,000, तो देखो क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है। डेबिट क्या है, ज्यादा है, क्रेडिट कम है। डेबिट ज्यादा रहेगा, क्रेडिट कम रहेगा, तो हम लोग हानि का स्थिति में क्या है, हानि का स्थिति में। हानि कितना, 4,000, मतलब विदेशी मुद्रा कम आया है और हम लोग का करेंसी ज्यादा गया है, तो हम लोग क्या हुआ, हानि का स्थिति में है। ये क्रेडिट, ये क्या हो गया, डेबिट। कोई दिक्कत है, और एक कंडीशन क्या बताएं, ये वाला कंडीशन हो गया हानि का स्थिति में। और जब हम लोग का डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाए, ये मेरा क्या क्रेडिट है, ये मेरा क्या है, डेबिट है। तो मान लो यहाँ भी 8,000 है और यहाँ भी कितना है, 8,000 है, ये क्या हो गया, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हो गया, ये वाला स्थिति हो गया। ठीक है, बैलेंस बीओपी मतलब अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या इक्वल है, जितना हम लोग का घरेलू मुद्रा गया है उतना विदेश का भी मुद्रा हम लोग को मिला है। यही तो हम लोग का टाइप्स ऑफ बीओपी। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या बोले कि हम लोग के पास विदेशी मुद्रा ज्यादा है, घरेलू मुद्रा कम गया है यहाँ से। ठीक है, मतलब विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा अधिक से अधिक कमाए हैं, घरेलू मुद्रा को हम लोग उतना भेजे नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो और ये था टाइप्स ऑफ, यहाँ पर डेफिशिएंसी बीओपी। यही था आज का चैप्टर, क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, और ये अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। समझ में आ गया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो इन फ्लो में जितना आएगा सबको क्रेडिट साइड, आउट फ्लो में जितना आएगा सबको डेबिट साइड। यही था मेरा आज का चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये चैप्टर जो है कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक लेक्चर लगेगा इसमें, लेकिन खत्म हो जाएगा। कुछ भी अगर दिक्कत हो तो वो पूछ लेना। ठीक है, यही था आज का चैप्टर।